स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 2 हिस्ट्री न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। यानी कि जैसे डायनेस्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, 7th सेंचुरी के बाद काफ़ी सारी नई डायनेस्टीज़ आनी शुरू हुई थी। मैप 1 यानी कि ये जो मैप है ये शो कर रहा है मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। यहाँ पे दिखाया है कि 7th से लेके 12th सेंचुरी तक जिन डायनेस्टीज़ का राज था, ज़्यादा डोमिनेंट थे, वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, किस तरह से उभरी जो नई डायनेस्टीज़ थी। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वैरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ था, 7th सेंचुरी तक क्या होने लग गया था, कई सारे लैंडलॉर्ड्स थे, कई सारे वॉरियर चीफ थे जो वॉर में चीफ की तरह काम करते थे। उन्होंने क्या किया था, वो एक जगह पे काफ़ी सारे मतलब स्टार्ट हो गए थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट और समानताज, यानी कि जो राजा महाराजा उस टाइम पे होते थे वो उनको ऐसा समझते थे जो बिल्कुल उनके साथ के हैं और यानी कि उनको काफ़ी सपोर्ट करने वाले। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और समानताज यानी इनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वो किंग के लिए गिफ्ट्स लाएंगे, उसके अलावा वो उनके कोर्ट्स में हर टाइम प्रेजेंट रहेंगे और सबसे बड़ी बात वो उनको मिलिट्री सपोर्ट देते रहेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत होगी। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves as महासमानता। ये जो समानता है, जैसे जैसे उन्होंने पावर इनको मिलने लग गई, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को महासमानता घोषित कर दिया। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। और महासमानता का मतलब क्या हुआ, कोई भी जगह के जो लॉर्ड होते हैं जो वहाँ को पूरा कंट्रोल करते हैं, वहाँ उनको उन्होंने अपने आप को घोषित करना शुरू कर दिया। समटाइम दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस ओवर देयर ओवरलोड्स फ्रॉम देयर ओवरलोड्स, यानी कि कई बार वो इतना ज़्यादा अपने आप को महान मानने लग गए थे कि वो जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे राजा, उनसे भी अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए थे, उनसे अलग कर लेते थे और अपना एक अलग ही रीजन में रूल करना शुरू कर देते। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। एक ऐसा ही इंसिडेंट लिया है राष्ट्रकूटा का डेक्कन में से। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यस ऑफ कर्नाटका, यानी कि वो जो कर्नाटका में चालुक्य की डायनेस्टी जो थी, जो सब राज कर रही थी, उनके साथ थे, उनके सबॉर्डिनेट थे। लेकिन मिड 8th सेंचुरी तक आते आते दंती दुर्गा, अ राष्ट्रकूटा चीफ, ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल हिरण्यगर्भा, लिटरली द गोल्डन वॉर्म। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो मतलब चीफ थे जिसका नाम भी लिखा हुआ है दांती दुर्गा, उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे चालुक्य उनके लॉर्ड थे वहाँ पे उनको हटा दिया, खुद उनकी जगह ले ली और उनको हटा दिया। और एक रिचुअल होता था, हिरण्यगर्भा बोला गया है, उसका मतलब क्या है, गोल्डन वॉर्म। और उसमें क्या होता था, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर एज अ कास्ट, यानी कि रीबर्थ होता था सेक्रीफाइजर का। ठीक है, तो ये एक उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया। उसके बाद इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स, यानी कि लोगों ने क्या किया, अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करके, जिनके पास काफ़ी मिलिट्री सपोर्ट होता था, अपना खुद का किंगडम बनाना शुरू कर दिया। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूराश्रम एंड द गुजारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। ये कुछ नाम लिखे हैं। इन लोगों ने क्या किया था, वैसे तो ये ब्राह्मण्स थे, लेकिन इन्होंने वो चीज़ छोड़ के जो कर्नाटका और राजस्थान एरियाज़ थे वहाँ पे अपना किंगडम एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को हमें ये पता चला कि नई डायनेस्टी इस तरह से भी हो रही थी कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या फिर जो चीफ होते थे जो सपोर्ट करते थे किंग्स को, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश करने लग गए थे, मतलब अपने आप को उन्होंने अलग ही करना शुरू कर दिया था एज अ किंग। ठीक है, उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज। कई किंग्स ने कई सारे टाइटल्स अपने ले लिए। महाराजा अधिराज का मतलब ग्रेट किंग, त्रिभुवना चक्रवर्तिन यानी कि लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समानता।
नाउ तो मतलब उन लोगों ने अपने लिए ना टाइटल्स लेने शुरू कर दिए। टाइटल्स मतलब जैसे कि एक होता है राजा को हम बोलते हैं, तो उन्होंने महाराज अधिराज, जिसका क्या मतलब होता था ग्रेट किंग, या फिर त्रिभुवना चक्रवर्तिन, इसका मतलब जो तीनों जगह का, तीनों वर्ल्ड का राजा हो। इस तरह से उन्होंने अपने लिए टाइटल्स लेने शुरू कर देती है। इन सब के बाद भी दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समानतास, जिनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, समानतास जो चीफ होते थे उनके साथ वो अपनी पावर शेयर करते थे। और उसके अलावा पीजेंट्स जो होते थे, छोटे छोटे फार्मर्स, ट्रेडर और ब्राह्मण्स जो थे, उनके साथ भी वो एसोसिएटेड थे किंग्स, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। यानी कि क्या हो रहा था, इस सब के अलावा जो रिसोर्सेज थे, जो एक्चुअल चीज़ें जो उन्हें मिलती थी, वो कहाँ से मिलती थी, वो इन लोगों को, जो पीजेंट्स होते थे, कैटल कीपर जो गाय वगैरह रखते थे, इन सब से मिलती थी। उसके अलावा ये क्या करते थे, इनको बोला जाता था कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो राजा को दें। समटाइम दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु एजर्टेड दैट ही ओन द लैंड। और इसको कई बार किसकी तरह लिया जाता था, रेंट की तरह, कि मैं रेंट ले रहा हूँ उन लोगों से जो इस लैंड, क्योंकि वो लैंड मेरा है तो तुम इस पर जो भी उगाओगे वो मुझे दोगे। और कई सारा रेवेन्यू ट्रेडर से भी कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स। यानी कि ये जो चीज़ें ये लोग लेते थे, किसी भी पर्पज़ से लेते हों, अलग अलग मतलब लोगों से लेते हों, लेकिन एट द एंड इसका पर्पज़ क्या होता था कि ये लोग टेम्पल बिल्ड करने के लिए, फॉरेस्ट बिल्ड करने के लिए, दूसरा किंग को पूरा का पूरा स्थापित करने के लिए, लाइक कोई किंग अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है उसके लिए ये रिसोर्सेज यूज़ होते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और ये रिसोर्सेज कहाँ यूज़ होते थे, लड़ाइयों में यूज़ होते थे, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। अब क्या होता था, ये लोग लड़ाई लड़ते थे, उसके बाद जो भी ये लैंड वहाँ पे मतलब हड़पते थे या जो भी जीतते थे, उस पर जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो भी अपने पास रखते थे। उसके अलावा एक तरह से उन्हें वो लैंड मिल जाता था तो उनके लिए ट्रेड के लिए रूट्स खुल जाते थे, यानी वहाँ पे ट्रेड करना या चीज़ों को आदान प्रदान ये सब वहाँ पे हो जाता था, जो जगह वो जीत जाते थे। द फंक्शनरिंग्स फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजिशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। यानी कि जो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो कौन करेगा, कैसे करेगा, वो लोग अच्छी फैमिलीज से लेते थे। अच्छी फैमिली मतलब जिनको लोग जानते हों, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को लेते थे, और ये पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, यानी कि अगर कोई है उसके नेक्स्ट जनरेशन को ये पोस्ट मिल जाएगी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और ये आर्मी के लिए भी यही था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किंग के आसपास है जो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, तो नेक्स्ट वो उसको मिल जाएगी, जो उसका कोई बेटा होगा या कोई रिलेटिव होगा उसको वो पोजीशन मिल जाएगी। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। Prashastis contain detail that may not be literally true, but they tell us how ruler wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, प्रशस्तीज का मतलब क्या है? बेसिकली जो रूलर चाहते थे कि वो अपने आप को कैसे दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल वो सच भी ना हो, कि चाहे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर भी ना रहा हो या इतना ज़्यादा विक्टोरियस भी ना रहा हो, लेकिन अगर रूलर चाहता था तो वो अपने हिसाब से प्रशस्तीज वैसे ही बनवाता था। These were composed by learned Brahmins who occasionally help in the administration. और कौन बनाता था इन्हें? जो ब्राह्मण्स होते थे, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे वो लोग ये प्रशस्तीज बनवाते थे। उसके बाद है किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी किंग उनको ये लिखने के लिए जो भी वो बनाते थे, कैसे करते थे, वो लैंड को मतलब उनको पार्ट दे देते थे। These were recorded or copper plates which were given to those who received the land. और उसके बाद क्या था, ये रिकॉर्ड होता था कॉपर प्लेट पे, और किसको दिया जाता था, उनको जिनको लैंड मिल रहा है, ठीक है। नाउ unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. यानी कि 12th century में एक लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखी गई थी जिसमें उन रूलर्स के बारे में था जिन्होंने कश्मीर पे अपना रूल किया था। इट वॉज composed by an author named कल्हाना, और उसको बनाया किसने था, कल्हाना नाम के एक ऑथर ने बनाया था। He used a variety of sources including inscription, document, eyewitnesses account and earlier histories to write his account. तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद के सोर्सेज जो उनके पास थे, जो उन्हें पता चलता था कि ये लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा कई जगह पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस, कई डॉक्यूमेंट्स, कई आई विटनेस जो होते थे, आई विटनेस मतलब जिन्होंने खुद वो चीज़ देखी है, अर्लियर हिस्ट्रीज, इन सब की हेल्प लेके वो ये सब लिखते थे। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। यानी कि क्या होता था,
जैसे कि प्रशस्तीज को जो लोग लिखते थे, जो उसके राइटर होते थे ना, वो तारीफ ही ज़्यादा करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया था, अगर इन्हें कोई चीज़ किसी रूलर की अच्छी नहीं लगी या लगा कि वो सही तरह से नहीं बोली गई, तो वो उसके बारे में भी लिखते थे। वारफेयर फॉर वेल्थ, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। यानी कि आपने ये देखा होगा कि कोई भी डायनेस्टी है, वो उसका जो बेसिस था, जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी या जहाँ वो मेन थी, वो एक रीजन में थी। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। उस जगह पे रहते रहते ये लोग कोशिश करते थे और जगहों को कंट्रोल करने की। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक जगह जो थी वो कौन सी थी? कन्नौज एंड गंगा वैली। काफ़ी ज़्यादा मतलब जानी मानी जगह थी जहाँ पे लोग काफ़ी रूल करते थे। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग्स टू गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। यानी कि इसको प्राइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे रूलर्स ने इस जगह को अपना राजकाज बनाने के लिए, यानी उसको रूल करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्रिपटाइट स्ट्रगल। यानी कि इसको पाने के लिए, इस जगह को, कन्नौज को पाने के लिए कई लोग थे, जैसे कि उन्होंने क्या बोला? गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, तीनों लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। इसलिए ट्रिपटाइट यानी कि 3, इसका मतलब होता है 3, इसलिए उन्होंने इसको ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोला, क्योंकि 3 डायनेस्टीज दे वर फाइटिंग ओवर इट। एज वी विल सी पेज 62 to 66, रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। कोई रूलर को अगर ये दिखाना होता था कि वो पावरफुल है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल है, लोग उसको माने, उसके लिए वो लोग क्या करते थे? लार्ज टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर सम टाइम एक्सट्रीमली रिच। तो कई बार जब उन्हें अटैक करना होता था किसी और राजा पे, तो वो क्या करते थे? किस पे अटैक करते थे? टेम्पल्स पे अटैक करते थे, ताकि पहली बात तो काफ़ी पैसा मिल जाता था, क्योंकि टेम्पल्स में पैसा बहुत होता था। दूसरी चीज़, एक तरह से पावर को दिखाने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं, तो वो टेम्पल्स को बहुत टारगेट करते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन इज सच रूलर इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। यानी सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent। ये पूरा एरिया रखा है कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया था, राज करने लगे थे। He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। यानी कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पे हमला किया, लेकिन एक जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहा, वो एक मंदिर है सोमनाथ, गुजरात, वो रहा, ठीक है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। जो भी वो लेके जाते थे वेल्थ, जो भी चीज़ें उनको मिलती थी, उसकी हेल्प से ही फाइनली क्या होता था? उन्होंने एक बहुत ही अच्छी आलीशान सिटी बना ली थी गजनी में, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी बोला है, लेकिन ये जो गजनी है ये जगह है, ठीक है। Now Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। यानी कि सुल्तान महमूद को जो एक और उनका शौक था, हॉबी मान लीजिए, वो ये था, इंटरेस्ट था कि वो उन लोगों के बारे में जाने जिनके ऊपर उन्होंने जीत पाई है। और उसके अलावा वो क्या करते थे? वो लिखते थे, मतलब स्कॉलर्स, उन्होंने एक उनका मतलब बहुत ही ट्रस्टेड स्कॉलर था एल बिरूनी, जो उनके बारे में लिखता था, जो भी वो देखता था या जो भी सीखता था। दिस अरेबिक वर्ड नोन एज किताबुल हिंद, ये नाम लिखा है, रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। यानी कि ये जो एक अरेबिक वर्क है किताबुल हिंद, ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है उस टाइम पे अलग अलग लोगों के बारे में। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को अप्रोच किया था, उनसे कंसल्ट करके ये पूरा प्रिपेयर किया था। अदर्स किंग who engaged in warfare included the Chahamanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। यानी कि जो लड़ाइयों में उस टाइम पे जो राजा महाराजा बिजी थे, उसमें से चाहमानास थे, जिनको हम चौहान्स भी बोलते हैं, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया पे रूल किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यज ऑफ गुजरात एंड गहाड़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी कि उन्होंने अपना जो भी जगह था, राजकाज था, उसको बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश करी वेस्ट तक और ईस्ट में भी, जहाँ पे चालुक्यस जो थे उन्होंने उनको रोका, मतलब अपोज किया। द बेस्ट नोन चाहमाना रूलर वॉज पृथ्वीराज III। यानी कि जो चाहमानास के रूलर थे उसमें बेस्ट पृथ्वीराज III बोलते हैं, जिन्होंने ये जो अफगान
रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गोरी, उनको इन्होंने क्या किया था, हराया था। बट वो उससे नेक्स्ट ईयर उनसे हार गए थे, यानी पृथ्वीराज गौरी से हार गए थे, सुल्तान मोहम्मद गौरी से। गौरी बोल देते हैं, गौरी भी नहीं बोलते उनको। पहले तो वो उनको हरा चुके थे, लेकिन नेक्स्ट वॉर में जो यहाँ पे लिखा है 91 में तो उन्होंने हराया पृथ्वीराज ने गौरी को, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो खुद हार गए उन्हीं से। नाउ अ क्लोजर लुक द चोलास। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चोलास के बारे में। फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर। चोलाज एकदम से उनका नाम हम क्यों पढ़ते हैं इतना ज़्यादा, किंगडम के बारे में क्यों पढ़ते हैं। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तारैयर, ठीक है, इन्होंने कावेरी डेल्टा पे काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर ली थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, यानी कि ये लोग क्या थे, ये चीफ फैमिली थी, लेकिन इन्होंने सबॉर्डिनेट थे, सपोर्ट करते थे पल्लवा किंग को जो कांचीपुरम में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा दिखाया चोलास कहाँ तक फैले थे। विजयाला हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिलीज ऑफ चोला फ्रॉम उरैयूर कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटियारन इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, अभी हमने पढ़ा था कि कैसे जो चीफ होते थे, समानताज होते थे, ये लोग राजा को वहाँ से हटा देते थे। तो यहाँ पे विजयाला के बारे में लिखा है, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, चोला फैमिली से बिलोंग करते थे, उरैयूर से। उन्होंने ये जो ऊपर राजा के बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने क्या किया था, उनको हटा दिया था। He built the town of Thanjavur and a temple for goddess Nishubudisi there, यानी कि उन्होंने क्या किया, देखो राजा महाराजा को भी हटाते थे, अपने साथ के चीफ्स थे उनको भी हटाते थे। तो जो मुतियारन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, उनको इन्होंने हटा दिया था विजयाला ने। द सक्सेसर ऑफ विजयाला कॉन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। धीरे धीरे जो आगे के लोग आ रहे थे विजयाला के, उन्होंने जो आसपास के रीजन थे उस पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया, उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, यानी कि जो पांड्या और पल्लवा टेरिटरी थी वो भी इस किंगडम का पार्ट बन गई। राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये नाम लिखा है, इनको मानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर यही थे जो 985 में किंग बन गए थे एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया। उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल यहाँ फैला लिया था। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या करा, पूरा का पूरा दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा, दोबारा से सेट किया। राजा सन राजेंद्र वन जो ये थे, उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ को कंट्रोल रखा, मतलब आगे मेंटेन करके रखा, कंटिन्यू रखा, और गंगा वैली में ही रेडेड, वहाँ पे अटैक भी किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस। तो राजा के बेटे के बारे में लिखा है राजेंद्र वन, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ा के रखा। नाउ स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में हम पढ़ेंगे जो बहुत बड़े टेम्पल होते थे थंजावुर के एंड गंगईकोंडा के चोलापुरम, बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र, वो राजा और राजेंद्र ने बनवाए थे। आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, मतलब ये क्या हैं, बहुत ही काफ़ी सही चीज़ें मानी जाती हैं। अगर हम जब हम आर्किटेक्ट के हिसाब से देखें कि कैसा बनाया गया है और स्कल्पचर्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा बनवाया था। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम, यानी होता क्या था, अब देखो होता क्या था कि जैसे मंदिर बनते थे और उनके आसपास पूरी सेटलमेंट होनी शुरू हो जाती थी, इसलिए इनको क्या बोलते थे, न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट, यानी कि मंदिर बना और उसके आसपास लोग बसने शुरू हो जाते थे। तो ये चोला टेम्पल्स के साथ बहुत हुआ है कि वहाँ मंदिर के आसपास लोग आते थे। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये वो चीज़ें थी जहाँ पे क्राफ्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर एज वेल एज बाय अदर्स। अब होता क्या था, टेम्पल्स जो काफ़ी सही थे, मतलब काफ़ी सही बनाए गए थे, रूलर्स के लैंड पे पूरा कंट्रोल होता था और दूसरे लोग भी इसको पूरा मतलब यूज़ करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, यानी कि जो भी चीज़ें मिलती थी इस लैंड से जो प्रोड्यूस होती थी वो कहाँ जाती थी, वो स्पेशलिस्ट को मेंटेन करने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बोलें कि कोई काम करता है तो उसको सैलरी देते थे, तो ये उन चीज़ों में जाती थी जैसे कि जिसने टेम्पल के लिए काम किया है, प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए, कुक हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर हो गए। यानी कि होता क्या था, सिर्फ टेम्पल्स का एक पर्पज़ नहीं था कि पूजा करने आते थे, एक तरह से वो मेन हब बन गया था किसका, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का। कैसे, क्योंकि कल्चर के पैसे से जो भी आपका
टेम्पल से पैसा आता था उसको अलग अलग जगह यूज़ होता था, लोगों को भी देने में जो जिन्होंने काम किया है या जो काम कर रहे हैं टेम्पल्स में। तो इसलिए बोला है कि उसका एक सोल पर्पस सिर्फ वर्शिप नहीं था, उसके बहुत अलग अलग पर्पस हो चुके थे। तो इसलिए उसको बोल दिया कि वो हब मतलब जहाँ पे वो चीज़ मेन होती है, ठीक है, कि यहाँ पे ये हब है कि यहाँ पे ये मछलियाँ मिलती हैं, ये हब है कि यहाँ पे टीवी मिलते हैं, तो ये टीवी का हब है, यानी पूरा का पूरा सारा टीवी यहीं मिलेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का हब बन चुके थे टेम्पल्स। Among the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। यानी कि जब हम क्राफ्ट की बात करते हैं, यानी जो टेम्पल से एसोसिएटेड होती है, कि फॉर एग्जाम्पल कि टेम्पल्स में क्या चीज़ें बनी हैं, क्या चीज़ें बन रही हैं, तो ब्रॉन्ज जो होता है मेटल, उसकी इमेजेस बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप देखो तो चोला के जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स होते थे वो सबसे फाइन माने जाते हैं, सबसे अच्छे। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटी, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। मोस्टली कई बार हम जैसे कि चोला जो बनवाते थे वो भगवान को मान के बनवाते थे, लेकिन कई बार जो डिवोटीज होते थे उनकी भी इमेजेस बनती थी। इस फोटो, अगर आप इसको पूरी को देखोगे इस फोटो को, तो आपको पता चलेगा ये एक चोला का ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। नोटिस हाउ केयरफुली इट इज डेकोरेटेड टू फाइंड आउट हाउ दिस इमेजेस वर मेड, सी चैप्टर 6। ये अब हम आगे देखेंगे। तो देखो कितना मतलब अच्छे से इसको पूरा बनाया गया है ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो उसी के बारे में लिखा है कि वन ऑफ द बेस्ट जो बनते हैं, जो मिले हैं आज तक के, वो चोला के ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोला इतना अपने आप को फैला पा रहे थे या वो इतने स्प्रेड हुए थे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी। लुक एट मैप 2 अगेन, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि कावेरी अगर बे ऑफ बंगाल में जाती है, मतलब अगर वो वहाँ पे ख़त्म होती है, उससे पहले क्या होता है, वो पूरी की पूरी कई जगह पे बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार जूम कर देती हूँ, आप देख पाओगे। इसको आपको देखना है, ये देखो, ये कावेरी अगर आ रही है तो ये अलग अलग ब्रांचेस में बट रही है, ठीक है। उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे गिर रही है। तो उसने यही बात बोली है कि कावेरी उससे पहले, गिरने से पहले कई सारी ब्रांचेस में बट रही थी। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks। अब ये जो चैनल्स थे, यानी कि जो खुल गई थी जगह जहाँ से ये नदी बह रही थी, ये फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो होती थी, ज़्यादा भर जाती थी। और जब ये ज़्यादा भर जाती थी तो क्या होता था, फर्टाइल सॉइल को वो बैंक्स पर डिपॉजिट कर लेती थी। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। यानी कि चैनल में से जो वाटर आता था वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता था, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलरली कैसी चीज़ों के लिए, राइस के कल्टिवेशन के लिए। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही एग्रीकल्चर स्टार्ट करवाया था, लेकिन वो पहले से था, लेकिन इस टाइम पे, इस सेंचुरी के टाइम पे क्या हो गया था, एकदम से कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होने लग गया था, लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लग गया था। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन सम अदर एरियाज। यानी कई जगह पे फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ता था। क्यों क्लीन करना पड़ता था, ताकि क्या हो, वहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सको। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो आपका लैंड होता था उसको भी लेवल करते थे। In the delta region, embankments has to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water in the field. इन मैनी एरियाज 2 crops were grown in a year। यानी होता क्या था, कई बार फ्लडिंग होती थी तो उसके लिए कुछ बनाते थे स्ट्रक्चर्स जिससे फ्लडिंग ना हो। तो उन्होंने क्या बोला है, एम्बैंकमेंट्स, रिवर के बैंक पे ही बनता है डेल्टा के रीजन में, ताकि फ्लडिंग ज़्यादा ना हो। और कैनाल्स भी कंस्ट्रक्ट करते थे, और इसका पर्पस क्या होता था, ताकि आपका जो वाटर है वो प्रॉपर फील्ड में जाए, इधर उधर ओवरफ्लो के गिरे ना। कई एरियाज़ में 2 क्रॉप्स उगाते थे एक साल में। इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। ये तो एक नेचुरल पानी जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन कई बार ज़रूरी होता था कि आर्टिफिशियली भी पानी दिया जाए। अ वेराइटी ऑफ मैथड वर यूज्ड फॉर इरीगेशन। उस टाइम पे कई सारे मैथड यूज़ होते थे सिंचाई के लिए, जैसे कि कई जगह पे वेल्स खोदे गए थे, कई जगह पे ह्यूज टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ताकि रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, वो कलेक्ट कर लें। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। यानी कि जब हम बात करते हैं इरीगेशन को प्लान करने की, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सब कुछ, इसमें सब चीज़ों की ज़रूरत होती है कि प्रॉपर प्लान करो कि कैसे करने वाले हो, कैसे ये काम आगे बढ़ेगा,
क्या रिसोर्सेज होंगे, कौन लोग करेंगे। तो ये चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप इरिगेशन से रिलेटेड प्लानिंग करते हो। तो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटी। और जो विलेजर्स थे वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे इन कामों में, उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा था इन सब कामों को करके। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ना हमने वहाँ पे पढ़ लिया कि कैसे एग्रीकल्चर होता था या कैसे वहाँ पे टेम्पल्स थे। अब हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे कि एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशंस होते थे, जैसे मैनेजमेंट जो होते हैं, जो संभालते हैं, ठीक है, जो बाकी काम काज देखते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज होता था? सेटलमेंट ऑफ पीजन नोन एज और बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, यानी लोग धीरे धीरे सेटल होने लग गए थे, ठीक है, उनको और बोलते थे पीजेंट्स को। वो धीरे धीरे क्या हो गया था, जैसे जैसे इरिगेशन एग्रीकल्चर बढ़ रहा था तो लोग भी सेटल हो रहे थे। कई ग्रुप में विलेजेस ने क्या किया था, लार्ज यूनिट्स बना ली थी जिसको नाडू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। अब जो विलेज में काउंसिल होती थी, जो विलेज में मेन हेड होते थे, उन सबको मिला के एक काउंसिल बनती थी। और जो नाडू होते थे, ठीक है, ये क्या बोला है, जो कई मतलब लिखा है ना, ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट, यानी जहाँ पे इरिगेशन से रिलेटेड काम चलते थे वो लोग अपनी एक बड़ी यूनिट बना लेते थे जिसको नाडू बोलते थे। तो विलेज काउंसिल और नाडू कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जिसमें काफ़ी चीज़ें होती थी, जैसे कि जस्टिस प्रिवेल कराना, किसी के साथ गलत हुआ है तो उसका ध्यान रखना, कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, यानी कि कई पैसे वाले जो थोड़े किसान थे, पीजेंट्स थे, कहाँ की जगह का नाम लिखा है वेलाला, कास्ट एक्सरसाइज, सॉरी वेलाला इज़ कास्ट नॉट ए प्लेस, सॉरी, वेलाला कास्ट ने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था किस पे, नाडू के अफेयर्स पे, कि वो क्या काम कर रहे हैं, उन सब पे उन्होंने काफ़ी ध्यान रखना शुरू कर दिया था। किसके अंदर? सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंदर। तो बेसिकली वेलाला कास्ट के जो पीजेंट्स थे थोड़े पैसे वाले, उन्होंने नाडू के कामों पे ध्यान रखना शुरू कर दिया था। और जो चोला किंग थे उन्होंने कई रिच लैंड ओनर्स को टाइटल दे दिया था, जैसे कि मुवेंदलम यानी कि वेलान और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, या फिर अरियर चीफ। यानी कि देखो क्या है, लोग नॉर्मल हैं, उनको धीरे धीरे राजाओं ने नई नई पोजीशंस दी, या कि उनको नाम दे दिया कि आप ये करोगे, अगर इन्फ्लुएंशियल थे तो थोड़ा उन पे और काम कर दिया, इस तरह से हो रहा था। और उनको फिर एक तरह से जैसे होता ना कि हाई पोस्ट मिल जाती थी, वो मिल जाती थी। We have seen that Brahmins often receive land grants और ब्राह्मद्या। हमने देखा, अभी पहले पढ़ा भी है कि ब्राह्मण्स को, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें लिखते भी थे, तो उनको ना लैंड ऐसे गिफ्ट मिल जाते थे, या फिर ब्राह्मद्या मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे। एज अ रिजल्ट कई नंबर में जो ब्राह्मण सेटलमेंट था वो कहाँ पे हुआ, कावेरी वैली में हुआ, एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। कावेरी वैली यानी जहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा था कि उनको लैंड वगैरह मिल रहे थे, उनका सेटलमेंट वहीं होना शुरू हो गया था। उनके पास लैंड था, वो कहीं और क्यों जाते, वहीं सेटल होने शुरू हो गए। ईच ब्राह्मद्या वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। एक चीज़ और है कि ये जो ब्राह्मद्या है ये टैक्स फ्री होता था। टैक्स फ्री होने का मतलब है कि अगर उनको मिल जाता था तो उनको उसके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते थे। तो हर एक ब्राह्मद्या कौन देख रहा था, एक असेंबली या एक सभा देखती थी, किसकी, जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे उनकी असेंबली बनी हुई थी, वो देखती थी। दीज असेंबली वर्कड वेरी एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से ये काम करते थे। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। उनके जो डिसीजन लिए गए थे वो इंस्क्रिप्शंस पे बने हुए हैं, और इनफैक्ट कई वॉल्स हैं टेम्पल्स की, उन पे भी हैं। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागाराम ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनकी एसोसिएशन बनती थी, आपस में वो मिलके बनाते थे, उनको क्या बोलते थे, नागाराम। इसको मैं किसी और से हाईलाइट कर देती हूँ, नागाराम बोलते थे, जो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे टाउन्स में, ठीक है। तो ट्रेडर्स की एसोसिएशन जिनको नागाराम बोलते थे, उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म किए थे। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरूर इन चिंगुलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि वहाँ से ये जो इंस्क्रिप्शन मिली है, लोकेशन दे रखी है, उसने क्या प्रोवाइड किया, डिटेल्स दी कि कैसे कोई सभा ऑर्गेनाइज होती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल एटसेट्रा, यानी सभा में अलग अलग तरह से चीज़ों को देखा जाता था। एक जना अगर सिर्फ इरिगेशन वर्क देख रहा है, दूसरा गार्डन देख रहा है, तीसरा टेम्पल देख रहा है, तो इस तरह से डिवाइडेड थे।
नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर रिटर्न ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ, यानी कि जो लोग इस कमेटी को ज्वाइन कर सकते हैं उनके नाम एक पाम लीफ पे लिखते थे। और दीज टिकट वर पुट इनटू एन अर्थवेयर पॉट फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट। और क्या करते थे, एक बंदे को, बच्चे को बोल देते थे कि आप क्या करोगे, आप टिकट निकालोगे इस पॉट में से, और उनका नाम जो भी उन्हें लगता था कि इस कमेटी में आने लायक है, उनका काम वो पाम लीफ पे टिकट पे लिख देते थे। 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, यानी कि एक एक करके हर कमेटी पे क्या होता था, आई थिंक ये ऊपर चला गया, अच्छा ये दिस इज एंड, राइट। सो 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, मतलब हर कमेटी के लिए, जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे टीवी में दिखाते हैं कि लोगों का नाम लिख के डाल देते हैं पॉट में, आप वो निकालते हो, वो नाम निकल आ जाता है। तो सेम चीज़ पहले पत्तों पे लिख के करते थे। तो उसके बाद ये जो है, ये इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि क्या क्या थे। चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, अब इसी जगह पे हमने एल्सवेयर पढ़ लेते हैं कि चाइना में एक एम्पायर भी एस्टेब्लिश हो रहा था इसी टाइम पे, टैंग डायनेस्टी बोलते हैं, जिन्होंने अपनी पावर बनाए रखी 300 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपिटल का नाम लिखा है, वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड विजिटेड बाय टर्क्स, ईरानियन, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस, यानी बहुत सारे लोग जाके वहाँ विजिट करते थे। जो टैंग एम्पायर था वो ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, कैसे लेते थे वो, एग्जामिनेशन करा के, विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट, यानी कि उस टाइम पे सोचिए कि इन्होंने एग्जामिनेशन सिस्टम रखा हुआ था कि किसी को अगर ये पोस्ट लेनी है या फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है, कुछ भी चीज़ करनी है, पार्ट लेना है, तो आप एग्जामिनेशन दो, और सबके लिए खुला था, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911, यानी कि ये जो सिस्टम था ये बहुत टाइम तक रहा था, इनफैक्ट 1911 तक ये सिस्टम बना रहा, किस तरह से हम लोगों को चूज़ करेंगे या कैसे ऑफिशियल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये था चैप्टर 2 7th क्लास हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपको अगर हिस्ट्री के, सिविक्स के, साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर क्लास, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट प्लेलिस्ट मिली हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे चैप्टर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।